Alright, children, we are starting with the first chapter of civics. What is a democracy? So, in this chapter, we will outline that what makes a government or a country democratic. सबसे पहले एज अ फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन कि डेमोक्रेसी मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स. In fact, it is so popular that even those countries who are not really democracies want to call themselves democracy. So, वो क्या conditions होती हैं, वो क्या rules होती हैं जिनको follow करने के बाद एक government democratic बनती है. So, as students of political science, there are certain rules जो हमें पता होने चाहिए which will make a government democratic. So, let us start off. The first thing which we discussed during French Revolution also, that how French Revolution gave an important ideal of democracy. उसमें क्या ideal था कि जो leaders हैं they will be elected by the people. There will be no hereditary rule. For example, in India, in USA, even in France, we see that there is people's rule. ठीक है, और डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ नहीं है. कंट्रीज़ लाइक म्यांमार में क्या है, मिलिट्री रूल है. सो इवन इफ लीडर्स आर इलेक्टेड, फाइनल से लाइज विद मिलिट्री. एंड सऊदी अरेबिया, वहाँ तो ऑफ कोर्स हेरिडिटरी है सब कुछ. सो अगेन वी कैन नॉट कॉल बोथ दीज गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक. सो द फर्स्ट रूल दैट कम्स टू अस इज कि डेमोक्रेसी में पीपल्स रूल होता है, लीडर्स जो हैं इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं. सो इज़ दिस मच इनफ कि लीडर्स इलेक्ट कर दिए हैं लोगों ने तो अब वो डेमोक्रेसी बन गई. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 1999 में पाकिस्तान में एक मिलिट्री कू करके, कू क्या होता है, मिलिट्री टेक ओवर, जो गवर्नमेंट थी उसको हटा करके मिलिट्री ने पावर सीज कर ली. और उस मिलिट्री के लीडर कौन थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ. सो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, उन्होंने जो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई थी उसको हटा करके खुद अपने हाथों में पावर्स ले ली और अपने आप को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया. इसके बाद 2002 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया. फिर उन्होंने ना इलेक्शंस करवाए. अच्छा, बीच में वो कुछ रूल्स और लॉज निकालते रहते थे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने हाथ में रखते थे. और 2002 के बाद उन्होंने वहाँ पे इलेक्शंस करवाए. उसमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए, जो पार्लियामेंट होती है उसके इलेक्शन उस तरीके से हुए. लेकिन जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट भी किया गया. लेकिन हुआ क्या कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके हाथ में फाइनल डिसीजन नहीं होता था. फाइनल डिसीजन किसका था, मिलिट्री का, और स्पेसिफिकली जनरल परवेज़ मुशर्रफ का. So in this kind of a government where elected leaders do not have real power, that is not a democracy. तो सेकेंड कंडीशन क्या निकल के आता है कि अगर लोगों का रूल है, if there is people's rule, if the leaders are elected by people, then the final power or the real power has to be with those leaders जो elect होकर आए हैं. अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि लीडर्स हैव टू बी इलेक्टेड, दे हैव टू बी चोजन बाय द पीपल. तो ये लीडर्स इलेक्ट कहाँ होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं इलेक्शंस में. ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ वेयर आर द लीडर्स इलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस. हियर लेट मी गिव यू 4 एग्जाम्पल्स. चाइना में एक मेन पार्टी है जो कि सुप्रीम मानी जाती है. उसके लीडर्स ही जो है गवर्नमेंट में आ सकते हैं. और अगर आप किसी और पार्टी से हैं सो यू आर नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. और ये पार्टी कौन सी है, दिस इज़ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. इसी तरह सीरिया में अगर आपको गवर्नमेंट का पार्ट बनना है सो यू हैव टू बी मेंबर ऑफ द अल बहत पार्टी. अब मेक्सिको में जो है 1930 से लेकर 2000 तक एक पार्टी का रूल चलता था विच वॉज कॉल्ड PRI. एंड जिम्बाब्वे में
एक पार्टी जो है, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला था 1980 में, ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसको जो है 1980 से लेकर 2017 तक एक ही लीडर ने चलाया है, एक ही पार्टी ने, जो पार्टी कहलाती थी ZANUPF। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि इलेक्शंस हो। और इलेक्शंस कब हो? एक रेगुलर इंटरवल पे हो, पीरियोडिकली। ठीक है, जैसे कि चाइना में है इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स होते हैं, मैक्सिको में इलेक्शन एवरी 6 ईयर्स होते हैं, और ये जो रूल था 1930 to 2000, इसमें भी 6 ईयर्स पे इलेक्शन ज़रूर होते थे। और इंडिया में कब होता है? 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि चाइना में आपके पास सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप इस पार्टी के मेंबर हो तो आप गवर्नमेंट में आ सकते हो। मैक्सिको में ये जो हम बात कर रहे हैं 1930 to 2000 में 6 ईयर्स में इलेक्शन ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ PRI, ओनली देन यू स्टैंड अ चांस टू विन। पर इंडिया में क्या है? In India, we have a multi-party system. You can be from BJP, you can be from Congress, you can be from Janata Dal, and you can be from राष्ट्रीय जनता दल। So हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे टाइप के पार्टीज़ हैं। तो इलेक्शंस का नीड क्या होता है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ इलेक्शंस? हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि एक डेमोक्रेसी में जो है रेगुलर इंटरवल्स पे पीरियोडिकली इलेक्शन होते हैं। और उसमें क्यों होते हैं वो इलेक्शंस? किस लिए चाहिए हमें वो इलेक्शंस? कि लोग अगर अपने लीडर से खुश ना हो, इफ़ दे आर नॉट हैप्पी with how their leaders are performing, then they can choose another leader, they can change the leaders who are in power. Now let us go back to China, Mexico and India. China में if you want to choose your change your leaders, you have no option. Why? Because there is only one party, which is the Chinese Communist Party. In Mexico 1930 to 2000 only one party was. Okay, सो लीडर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं? लीडर्स इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। अब इलेक्शंस में हमारी क्या क्या कंडीशंस हैं? आई विल गिव यू अ फ्यू कंडीशंस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस मेक्स फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसमें सबसे पहला रूल क्या है? पीरियोडिकल इलेक्शंस। पीरियोडिकल मतलब इलेक्शंस जो हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए। ये नहीं कि जब जिसकी मर्जी आए वो तब इलेक्शन करा दे और जब उनकी ना मर्जी हो वो इलेक्शन ना कराए। So the first rule is elections should be held at a regular interval. And why do you need elections at a regular interval? So that people can change their leaders if they want. अगर आपको जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं आ रही, उनका वे ऑफ वर्किंग पसंद नहीं आ रहा, आप उनसे ना खुश हैं, तो लोग उनको बदल सकें, ये इसके लिए जो है इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए, पीरियोडिकली होने चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शंस जो है पीरियोडिकली होते हैं। जैसे कि चाइना है, चाइना में 5 ईयर्स में एक बार जो है इलेक्शंस होते हैं। मैक्सिको में 6 ईयर्स में एक बार इलेक्शन होते हैं। और इंडिया में आपको पता है ये 5 ईयर्स में एक बार इलेक्शन होते हैं ना। अब ये जो हमने बोला कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए ताकि लोग जो हैं अपने लीडर्स को चेंज कर सकें इफ़ दे डोंट अग्री विद देम। सो अब ये चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास चॉइस होना चाहिए। अगर आपके पास एक ही पार्टी और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, उसी पार्टी से ही आपके लीडर्स आएंगे, सो दैट डजंट रियली गिव यू एनी चॉइस टू चेंज योर लीडर्स। सो लेट अस डिस्कस अ फ्यू केसेस हियर। चाइना, देखो मैंने ऊपर 4 कंट्रीज़ लिखी हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। सो चाइना हमने देखा है उसमें 5 ईयर्स में एक बार इलेक्शंस होते हैं। लेकिन चाइना में प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इफ़ दे डोंट अग्री विद दिस पार्टी विच इज़ देयर मेन पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ये एक ही पार्टी उनकी मेन है। अगर आपको गवर्नमेंट में आना है तो आपको इस पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। सो इफ़ यू डोंट लाइक द मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी यू हैव नो चॉइस ऑफ चेंजिंग देम, आपको इन्हीं को ही इलेक्ट करना है। दूसरा सीरिया, सीरिया में अल बहाद पार्टी है। अगर आपको
गवर्नमेंट में आना है अगेन यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ अल बहाद पार्टी। नाउ मेक्सिको एक टिपिकल केस है, 1930 से 2000 तक इसमें एक ही पार्टी थी, PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये जो है पार्टी 1930 से 2000 तक रही। यहाँ पर इलेक्शंस भी थे, यहाँ पर चॉइस भी था, लेकिन जो था बाकी की पार्टीज़ कभी जीतती ही नहीं थी, एक ही पार्टी जीतती थी। और इसमें कहा जाता था कि PRI जो है वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके हमेशा जीत जाते हैं। ये लोग क्या करते थे, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते थे उनको यूज़ करते थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में मीटिंग करा ली, लोगों को बोल दिया कि तुम हमारे लिए वोट करोगे तो हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, ठीक है। जो टीचर्स होते थे स्कूल में, उनको बोला जाता था कि जितने भी तुम्हारे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको बोल दो कि उनको इसी पार्टी के लिए वोट करना है, वो दूसरी पार्टी के लिए वोट नहीं कर सकते थे। तो मीडिया को जो था उसमें सिर्फ हाईलाइट कर सकती थी जो ये PRI थी इसकी अच्छी एक्टिविटीज़ को, और इसकी जो क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज़ थी उनको वो लोग नहीं पब्लिश कर सकते थे या नहीं दिखा सकते थे, ठीक है। और पोलिंग बूथ्स को भी क्या करते थे मेक्सिको में, अगर उनको लगता था कि यहाँ पे कहीं ठीक से वोटिंग नहीं होगी, वो अपने एरिया में पोलिंग बूथ को शिफ्ट करा लेते थे। सो ये जो है ऐसे करके ये लोग इलेक्शंस जीतते थे। सो जिम्बाब्वे का केस भी हम देख लेते हैं। जिम्बाब्वे को 1980 में जो है इंडिपेंडेंस मिला था, और तब से लेकर 2017 तक एक ही पार्टी थी, ZANU-PF, ठीक है। इन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी लीड किया था, जैसे इंडिया में भी कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था और बाद में कांग्रेस ही इलेक्ट हुई थी, तो यहाँ पे भी यही था। लेकिन हुआ क्या, ये जो इनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे जो थे, ही वॉज काइंड ऑफ अ अथॉरिटेरियन लीडर। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे इलेक्शंस में, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े अपने हिसाब से चेंजेस कराए थे, और ऑपोजिशन पार्टीज़ जो थी उनके लोगों को ये लोग हरास करते थे, उन्हें तंग करते थे, और जो है प्रोटेस्ट करना चाहे अगर लोग कुछ भी अगर ऐसा उनके खिलाफ बोलना चाहे तो वो इलीगल था। दे हैड नो राइट टू क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट। तो इस केस में क्या है, अगेन वी सी दैट ओनली वन पार्टी इज रूलिंग, और दूसरे को जो है वो कुछ ना बोलने दे रहे हैं, देयर इज़ नो क्लियर ऑपोजिशन। सो इन सब केसेस में क्या है, इवन इफ देयर आर रेगुलर इलेक्शंस दैट आर बीइंग हेल्ड, पीपल रियली हैव नो चॉइस, और जो ये चॉइस नहीं होती लोगों को, उसको हम बोलते हैं नो इलेक्टोरल कंपटीशन। जैसे कि चाइना के केस में देखो, इलेक्शन हो रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे टिक, तो इससे वो डेमोक्रेसी बन गई? नहीं, हम थोड़ा आगे देखते हैं कि लोगों के पास तो कोई चॉइस है ही नहीं। अगर उनको चूज़ करना है तो एक ही पार्टी से उनको चूज़ करना है, वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। सो देयर इज़ रियली नो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई और नहीं है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके, उनको बोलने का भी हक नहीं है कि अगर कोई उनकी पार्टी गलत कर रही है या गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है या फिर फ्री एंड फेयर नहीं है, गलत ट्रिक्स यूज़ कर रही है, तो भी क्या हो रहा है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको उसी में से ही इलेक्ट करना है। अगेन जब ऐसा होता है, व्हेन देयर इज़ नो इलेक्टोरल competition, when there is no opposition, that country cannot be termed as democratic। तो इसमें हमने क्या देखा है कि सबसे पहला कंडीशन क्या है, इलेक्शंस तो होने चाहिए जब डेमोक्रेसी हो, क्योंकि इलेक्शंस के थ्रू क्या होगा, लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे। अब इलेक्शंस का फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो रेगुलर होने चाहिए, मन मर्जी पे नहीं, एक सिस्टम से होने चाहिए, ताकि लोग जो हैं अपने लीडर्स को चेंज कर सकें, या अगर उन्हें लीडर्स अच्छे लगते हैं तो वो उनको वापस रख सकें। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, इलेक्शंस में कंपटीशन होना चाहिए, और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो एक हेल्दी ऑपोजिशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके। लोग हर बार जो है अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, लोग तो सिर्फ एक पीरियोडिकल
स्पेस में उसको इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 5 इयर्स में हम गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है ये देखना किसका काम है? ये ऑपोजिशन का काम है। तो एक डेमोक्रेसी में पीरियोडिकल इलेक्शंस, इलेक्टोरल कंपटीशन और ऑपोजिशन होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो इसलिए हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे कि चॉइस विद पीपल, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कंपटीशन। अब इसमें जो है एक थर्ड कंडीशन भी है। Alright children, so we have established two things for a country to have elections and be termed as democracy, कि वो इलेक्शंस जो हैं पीरियोडिकल होने चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए, किसी की मन मर्जी पर नहीं होने चाहिए। दूसरा जो है लोगों के लिए चॉइस होनी चाहिए, एक ऑपोजिशन होना चाहिए, जिसको हम बोलते क्या है, इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। तो इलेक्शंस में जो है एक ही पार्टी नहीं हो और भी कंपटीशन में हो, ताकि लोग चूज़ कर सके कि उनको कौन सा बेस्ट लगता है। इसमें हमने चाइना की बात करी है ना, कि चाइना के पास एक ही पार्टी है, सीरिया में भी एक ही पार्टी है। आप इन्हीं के मेंबर हो तभी आप गवर्नमेंट बनाओगे, अदरवाइज़ नहीं। फिर तीसरी कंडीशन जो आ जाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वी हैड टॉक्ड अबाउट मैक्सिको, जहाँ पे पीआरआई जो है इन्फ्लुएंस करती थी, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ करती थी, टीचर्स को बोलती थी कि पेरेंट्स को बोलो हमारे लिए वोट करें, पोलिंग बूथ हटा देती थी, मैल प्रैक्टिसेस करती थी, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करके वहाँ पे उनके बिल्डिंग्स में अपनी मीटिंग्स रखना, मनी अलग अलग तरीके से स्पेंड करना। तो ये क्या था, दिस वॉज नॉट अ फेयर वे ऑफ हैविंग इलेक्शंस। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए और फेयर होने चाहिए, किसी प्रकार की इनजस्टिस उसमें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि चाइना का एग्जांपल लो, चाइना में आप लोग अब समझ गए हो कि गवर्नमेंट जो है हमेशा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर्स बनाएंगे, तो वहाँ तो लोगों को कोई चॉइस हुई नहीं, है ना। इफ़ you choose the ruling, they have to choose the ruling party and the candidates are always approved by the ruling party. And in Mexico क्या था, मेक्सिको में आपने देख ही लिया, मैल प्रैक्टिसेस थी, लोगों को अब लगता था कि उनके पास चॉइस है, ऑपोजिशन है, लेकिन वो ऑपोजिशन कभी आगे उनको आने नहीं दिया जाता था। द रूलिंग पार्टी कुड नॉट बी डिफीटेड एट एनी कॉस्ट। सो देयरफॉर इससे हमारा लेसन क्या निकलता है कि एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए कि जो लोग पावर में हो उनके पावर लूज़ करने का एक फेयर चांस हो। दूसरा, गवर्नमेंट रिसोर्सेज वो ना यूज़ करते हो और वोटिंग भी जो हो वो फोर्स ना हो। वील स्टडी अबाउट दिस मोर इन दी वन ऑफ द कमिंग चैप्टर्स। और इसके अलावा जो है अब हमने 3 कंडीशंस तो इस्टेब्लिश कर लिए कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए डेमोक्रेसी में, पीरियोडिकल, कंपटीशन वाले, इलेक्टोरल कंपटीशन, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और 4th कंडीशन है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। Now, what is universal adult franchise? This is a step to ensure political equality, which is one of the cornerstones of a democracy. एक democracy में हमेशा political equality होनी चाहिए। Alright, so what do we mean by universal adult franchise? Let me give you some examples first. हमने पढ़ा है इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, आवर लास्ट चैप्टर, दैट फ्रेंच वुमेन कुड नॉट वोट टिल 1946। वहाँ पे वोटिंग था लेकिन फ्रेंच वुमेन कुड नॉट वोट। नाउ इन 1947 टिल 1947 ऑल इंडियंस ऑल्सो कुड नॉट वोट, है ना। ब्रिटिश राज था तो उसमें कुछ सेक्शंस थे जिनको वोटिंग अलाउड थी, बाकी सबको नहीं थी। 2015 में क्या था, टिल 2015 सऊदी अरेबिया में अगेन विमेन कुड नॉट वोट। तो इन तीनों केसेस में आप क्या देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है दैट कुड नॉट वोट। सो in today's sense, if there is a substantial population which is qualified but cannot vote, it cannot be termed as a democracy. उसमें हम क्या कंडीशंस होनी चाहिए वोटिंग के लिए? तो सबसे पहले कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी। जेंडर, कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी क्या मतलब हुआ? जेंडर ये नहीं कि मैन को मिल गया राइट टू वोट, विमेन को नहीं मिला, दैट इज़ रॉन्ग।
कास्ट, हम ये कह दें कि सिर्फ अपर कास्ट वोट करेगी, रिच कास्ट नहीं करेगी। क्रीड का मतलब रेस के बेसिस पे। और एथनिसिटी, एथनिसिटी मतलब आपका ओरिजिन। हम ये नहीं कह सकते कि आप जो है महाराष्ट्र से हैं आपको वोटिंग नहीं मिलेगी, आप बिहार से आपको मिलेगी, नहीं, दोनों को मिलेगी। ओके। एंड इसके अलावा क्लास, क्लास कैसे, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि रिच क्लास को एक वोट मिला हुआ है, फिर पुअर क्लास को एक वोट मिला हुआ है। तो क्लास बेसिस पे नहीं कि रिच वोट कर पाए, पुअर नहीं वोट कर पाए। अगेन देयर शुड बी नो सच डिस्क्रिमिनेशन इन वोटिंग। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ये भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसकी पूरी जर्नी हमने की है, कैसे वहाँ पे जो है स्टेट्स को बिफोर दैट 1791 कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी मेंबर को वोटिंग नहीं था, वो क्लास के बेसिस पे वोटिंग था। एक चर्च का, एक नोबेलिटी का, और फिर एक वो पुअर पीपल वाला जो था। तो इसमें क्या था, वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो भी अडल्ट सिटीजन है, ओके, उसको इक्वल राइट टू चूज देयर लीडर है। यानी कि आप अगर एक सर्टन एज को अटेन कर लेते हो तो उसके बाद जो है आपको वोटिंग अलाउड है। आप अपनी एजुकेशन, आप अपने क्लास, कास्ट, क्रीड, ओरिजिन, अपने जेंडर, किसी के बेसिस पे आपको उस वोटिंग वाले सेट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और साथ ही साथ जो है हर पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल होगी, यानी एक वोट तो एक वैल्यू। तो every citizen will get one vote and every vote will have one value. That is the premise or the basis of a democracy. Now let us look at it in the Indian context. हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे there is something which we called as universal adult franchise or universal adult suffrage. Suffrage मतलब your voting pattern, your franchise also means your right to vote. So in a way your voting rights. So इसमें क्या है कि आपको किसी भी बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकती है कि वोटिंग इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने 18 ईयर्स एज अटेन कर ली है, यू विल बी अलाउड टू वोट। यस, आप जो है आपका नेम आना चाहिए लिस्ट में, पर तब भी प्रोविजंस है कि अगर नेम नहीं है, आप आई कार्ड लेकर कोई जाएंगे, आप वोट कर सकते हैं। तो आपका जो है वोटिंग किसी भी तरीके से आपको उससे बाहर नहीं निकाला जाएगा अगर आपने 18 ईयर्स अटेन कर ली है तो। सो दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और जब तक हम अपने सारे अडल्ट को वोटिंग राइट नहीं देते और सबको इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं देते, तब तक हम एक कंट्री को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। सो लेट अस जस्ट टेक अ क्विक रिकैप कि इलेक्शंस कैसे होते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के। सबसे पहला कैसे है, रेगुलर होते हैं। ये इंडिया में है, हम जो है एवरी 5 years रेगुलर इलेक्शन करवाते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल फॉर इंडिया इन दिस होल प्रोसेस। सेकंड इज इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब क्या था कि आपको इलेक्शन में चूज़ करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए विद द पीपल, कि अगर उनको एक लीडर पसंद नहीं आ रहा तो वो दूसरे को चेंज कर सकते हैं, और जो पार्टी रूल में है उसके हारने के भी चांसेस होने चाहिए। ये भी इंडिया में है। हम देखते हैं कि हर 5 साल या 10 साल बाद जो है गवर्नमेंट चेंज होती ही रहती है। फिर उसके बाद जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब आपने ऑपोजिशन पे किसी तरीके का दबाव नहीं डाला है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप फेयर चांस देते हो लड़ने का, आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते हो, आप अननेसेसरी स्पेंडिंग, पैसा जो है गलत तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या इंटिमिडेट नहीं करते हो वोटर्स को, ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं। सो उस इलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एकदम जो नेचुरल तरीके से कराए जाए और उससे बिल्कुल फेयर रिजल्ट आए कि कौन सी पार्टी जीती और कौन सी हारी। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है कि हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। एक बार आपने एक सर्टन एज अटेन कर ले, उसके बाद आपको किसी भी बेसिस पे वोटिंग मना नहीं की जाएगी। सो हम क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए।
पॉलिटिकल इक्वालिटी किसके पास? जो कॉन्टेस्ट कर रहा है उसके पास भी, और जो चूज़ कर रहा है उसके पास भी। जो कॉन्टेस्ट कर रहा है उसके लिए कैसे? कि उसको कम चांस ना हो जीतने का जो पार्टी पावर में है उससे। सो इसीलिए हम बैन करते हैं कि जो पार्टी पावर में है वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि जो पावर में अभी नहीं है उसके पास तो ये एक्सेस ही नहीं है रिसोर्सेज का, उसके हाथ में तो ये रिसोर्सेज है नहीं। सो इसी तरीके से जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, उनके लिए भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए एकदम, और जो चूज़ कर रहे हैं, जो पीपल हु आर चूजिंग देयर लीडर्स, उनके लिए भी पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। कैसे? कि वोट सबका सेम हो, सेम वैल्यू का हो, और एक सर्टन एज अटेन करने के बाद किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना किया जाए और उन्हें वोटिंग करने दी जाए।